हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सानू टीच एंड ट्रैवलिंग में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड वन वन आंदोलन वो वन्य जीव जो अध्याय 6 हमने पढ़ा था। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहे हैं दोस्तों, उनको हम फटाफट जो है डिस्कस कर लेंगे और ये रिवीजन क्लास की ही तरह रहेगी दोस्तों आपकी। और इसके लिए जो है आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट से ही बताए जाएंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो बात करते हैं पहले महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? राष्ट्रीय वन नीति उत्तराखंड राष्ट्रीय वन नीति ये आई थी दोस्तों 1998 में, 1998 ईस्वी में। ध्यान देना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो 16वां द्विवार्षिक रिपोर्ट जो है 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि द्विवार्षिक रिपोर्ट का मतलब जो वनों का आकलन हो रहा था, वनों का जो आकलन है दोस्तों, वो जो है 16वां द्विवार्षिक रिपोर्ट 16वां द्विवार्षिक रिपोर्ट कब दिया गया था दोस्तों वनों के संबंध में? रिपोर्ट यह दिया गया था दोस्तों 30 दिसंबर 2019 में। और प्रत्येक 2-2 वर्ष के अंतराल में वन रिपोर्ट दी जाती है, ये मैंने बताया दोस्तों आपको। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो 16वें रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वन आच्छादित में जो है वृद्धि हुई है दोस्तों। वनों आच्छादन में जो है वृद्धि हुई है 8.0 वर्ग किलोमीटर 8.0 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो अगर उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें दोस्तों, अति सघन वन कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अति सघन वन पाए जाते हैं दोस्तों 20.45% क्षेत्र में। 20.45% क्षेत्र में अति सघन वन। और मध्यम सघन वन की अगर बात करेगा तो मध्यम सघन वन उत्तराखंड में जो है कितने हैं? 53.03%। ये मध्यम सघन वन प्रतिशत है दोस्तों, 53.03%। और खुले वन है, खुले वनों की अगर बात करेगा तो खुले वन है दोस्तों 26.51%। 26.51% खुले वन है दोस्तों, ध्यान देना है। 20.45% में अति सघन वन और 53.03% में मध्यम सघन वन और 26.51% में खुले वन है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो प्रबंध की दृष्टि से हमारे उत्तराखंड प्रदेश में वन में जो है वन में विभागाधीन मतलब प्रबंध की दृष्टि से उत्तराखंड प्रदेश के कुल वनों में विभागाधीन है दोस्तों 70.46%। 70.46% जो है विभागाधीन है। और राजस्व विभागाधीन वन है दोस्तों 13.66%। 13.66% राजस्व विभागाधीन है। और वन पंचायत विभागाधीन की अगर बात करेगा तो वन पंचायत विभागाधीन के अंतर्गत है 15.32%। ध्यान देना है 15.32% दोस्तों। बात करते हैं राज्य स्तर पर सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। यानी हमारे उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों उत्तरकाशी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हरिद्वार। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों हरिद्वार। ध्यान देना है हमारे राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हरिद्वार दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। राज्य स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में। यानी राज्य स्तर पर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं जो घटते क्रम में है। तो उत्तरकाशी में मैंने क्या बताया? सर्वाधिक। और पिथौरागढ़ में थोड़ा कम, चमोली में थोड़ा कम और लास्ट में जो है पौड़ी में सबसे कम। मतलब राज्य स्तर पर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में है दोस्तों उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी दोस्तों, चमोली और पौड़ी। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। राज्य स्तर पर सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले। पहला है हरिद्वार दोस्तों, दूसरा है उधमसिंह नगर, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है चंपावत। और जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाला, देखो प्रतिशत की बात कर रहा है दोस्तों, अभी प्रतिशत की बात कर रहा है। तो सबसे कम प्रतिशत जो है सबसे कम प्रतिशत वाला जिला है हरिद्वार। सबसे कम 1% वाला जिला है दोस्तों हरिद्वार। और सबसे अधिक प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। सब सर्वाधिक 1% वाला जिला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। ध्यान देना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो था दोस्तों
वह था हरिद्वार। और सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला था दोस्तों वह था उत्तरकाशी। उत्तरकाशी दोस्तों। अब प्रतिशत की बात हो रही है तो सबसे कम 1% वाला जिला है दोस्तों, सबसे कम 1% वाला जिला है हरिद्वार। और सर्वाधिक 1% वाला जिला है दोस्तों रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है दोस्तों, ध्यान देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सर्वाधिक 1% वाले 4 जिले घटते क्रम में। सर्वाधिक 1% वाले सर्वाधिक 1% वाले जिले हैं, 4 जिले घटते क्रम में, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी व पिथौरागढ़। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो उपोष्ण वन, मैंने बताया था वनों के प्रकार बताए थे दोस्तों। उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन कितने हज़ार मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 750 या 1200 मीटर से कम। 750 या 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। और जो है साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। क्वेश्चन आ सकता है कि उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष कौन है? तो साल है दोस्तों। साल जो है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म वन। सूक्ष्म वन, उष्ण कटिबंधीय सूक्ष्म वन कितने हज़ार मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले। 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले कम ऊंचाई वाले जो है क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं जहां वर्षा भी कम होती है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन की अगर बात करें दोस्तों, यह जो है 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ध्यान रखना है, 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं दोस्तों, ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और इनके जो है प्रमुख वृक्ष हैं दोस्तों सागौन, सहतूत, पलाश, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल। ध्यान देना है। कोणधारी वनों की अगर बात करें दोस्तों, तो ये वन जो है 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कौन से वन? कोणधारी वन। ध्यान देना है। और चीड़ जो है इनका प्रमुख वृक्ष है। चीड़ जो है कौन से वनों का प्रमुख वृक्ष है? क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है दोस्तों कोणधारी वनों का, कोणधारी वनों का दोस्तों, ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात करें तो पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन कितने हज़ार मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों 1800 से 2700 मीटर। 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं? पर्वतीय शीतोष्ण वन पाए जाते हैं दोस्तों। और बांज भी पाया जाता है इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार के वन, उप अल्पाइन तथा एल्पाइन वन। उप अल्पाइन तथा एल्पाइन वन की अगर बात करेगा तो ये पाए जाते हैं दोस्तों 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? उप अल्पाइन वन पाए जाते हैं, उप अल्पाइन वन। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की दोस्तों, जो है इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं जो दोस्तों इस चैप्टर में। तो राज्य में औषधीय पदार्थों के संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम जो है 1982 के तहत किया जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन आ सकता है कि औषधीय पदार्थों के संग्रहण हेतु वन प्रबंधन अधिनियम, वन प्रबंधन अधिनियम उत्तराखंड राज्य में कब लागू किया गया था? वन प्रबंधन अधिनियम यह लागू किया गया था दोस्तों 1982 में। 1982 में, ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो सन 1950 में वनों से संबंधित भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय वन अधिनियम कब पास किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम पास किया गया था दोस्तों 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में, ध्यान देना है दोस्तों, 1865 ईस्वी में। इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि कार्य योजना वन विभाग कब लागू किया गया? कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया था दोस्तों 1884 ईस्वी में। बाकी 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना यह की गई थी दोस्तों उत्तराखंड में। केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी दोस्तों 1984 ईस्वी में। ध्यान देना है, 1984 ईस्वी में।
इसके बाद 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। तो उत्तराखंड में नई राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी दोस्तों? तो यह बनाई गई थी 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की 1977 का वन आंदोलन। 1977 का वन आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों तो 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ दोस्तों। उत्तराखंड बंद कब हुआ था दोस्तों? 1978 ईस्वी में। बाकी जो है वन आंदोलन 1970 से लागू हुए थे हमारे उत्तराखंड में। वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1970 में राज्य स्तरीय वन आंदोलन शुरू हुआ। राज्य स्तरीय वन आंदोलन कब शुरू हुआ हमारे उत्तराखंड में दोस्तों? 1977 में, ध्यान देना है। और 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद आंदोलन हुआ। बाकी डंगू पैतोली आंदोलन हुआ था चमोली जनपद में। चमोली जनपद में कहाँ हुआ था? क्वेश्चन बन सकता है। डंगू पैतोली आंदोलन कहाँ हुआ था? चमोली जनपद में हुआ था दोस्तों। और जहाँ बांज के जंगलों को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। और महिलाओं के विरोध के बाद उत्तराखंड सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा दोस्तों। तो ये बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में था दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि डंगी पैतोली आंदोलन किस लिए था? डंगी पैतोली आंदोलन किस लिए था दोस्तों? यह था बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में। बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में। और ये कहाँ हुआ? चमोली में हुआ दोस्तों। ध्यान देना है, चमोली में हुआ था डंगी पैतोली आंदोलन। इसके बाद पानी राखो आंदोलन की अगर बात करें तो पानी राखो आंदोलन हुआ था दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। और किस लिए हुआ था पानी राखो आंदोलन? ये हुआ था दोस्तों पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था पानी राखो आंदोलन, महत्वपूर्ण है। और पौड़ी गढ़वाल में हुआ था दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन। तो रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था 1994 में। 1994 में हुआ था। और वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। टिहरी में हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन। और ये भिलंगना क्षेत्र में हुआ था, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की दोस्तों। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट आता है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन बन सकता है। तो कब हुआ था? 21 जून 1998 को हुआ था। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 को हुआ था। और किस लिए हुआ था? इस आंदोलन को झपटो छीनो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया गया। और 15 जुलाई को समीपूर्ति गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। अतः इस आंदोलन को झपटो छीनो आंदोलन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और किस लिए हुआ था ये? रैणी लाता तोलमा आदि गांवों की जनता में वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 के लाता गांव में हुआ था दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन। या ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो राज्य में वन पंचायत व्यवस्था जो है ब्रिटिश काल से 1921 से चली आ रही है। हमारे राज्य में जो है वन पंचायत व्यवस्था कब से चली आ रही है? क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश काल से राज्य में वन पंचायत व्यवस्था कब से चली आ रही है? तो 1931 से चली आ रही है वन पंचायत व्यवस्था 1931 से। बाकी 6 जनवरी 2006 को राज्य में पौधरोपण नीति लागू किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पौधरोपण नीति उत्तराखंड में कब लागू किया गया था? तो 6 जनवरी 2006 को। 6 जनवरी 2006 से जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में पौधरोपण नीति लागू किया गया दोस्तों। और इस प्रकार पौधारोपण नीति लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य हो गया। क्वेश्चन बन सकता है कि पौधारोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो ये जो है प्रथम राज्य है दोस्तों। प्रथम राज्य पौधरोपण नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की। तो देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोतीचूर वन्य विहार कहाँ है? मोतीचूर वन्य विहार कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है देहरादून में याद रखना है। देहरादून में है मोतीचूर अभ्यारण्य। और स्थापना की अगर बात करेगा तो 1935 में
देहरादून में जो है मोतीचूर वन्य विहार की स्थापना की गई दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापना की अगर बात करेगा तो 1936 कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी। कब दोस्तों? 1936। और जो है क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो 520.82 वर्ग किलोमीटर, 520.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों। और कौन कौन से जनपदों में फैला हुआ है? पौड़ी और नैनीताल। ध्यान देना है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जनपदों में फैला हुआ है? पौड़ी और नैनीताल। स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। और बात करते हैं 1 नवंबर 1973 को कार्बेट राष्ट्रीय पार्क को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित कब घोषित किया गया? यह किया गया दोस्तों 1 नवंबर 1973 को। 1 नवंबर 1973 को कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की अगर बात करेगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ है दोस्तों? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में है। क्वेश्चन बनेगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तरकाशी में है दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, महत्वपूर्ण है। फूलों की घाटी चमोली को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चमोली में है दोस्तों, को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1982 में। 1982 ईस्वी में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दोस्तों। और जो है नदी की अगर बात करेगा तो यहाँ पुष्पावती नदी बहती है जो कामेत पर्वत से निकलती है। पुष्पावती नदी बहती है दोस्तों, कहाँ? फूलों की घाटी चमोली में। और जो है क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो ये फैला हुआ है दोस्तों 87.5 किलोमीटर के क्षेत्र में। 87.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया है? क्वेश्चन बन सकता है कि फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या कहा गया है? नंदकानन। नंदकानन महत्वपूर्ण है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या कहा गया है? नंदकानन कहा गया है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की, महाकवि कालिदास ने मेघदूत में क्या कहा है? महाकवि कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा है दोस्तों? अलका। क्या कहा है? अलका कहा है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की 1983 में। ध्यान देना है, 1983 में स्थापित हुआ था। और क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 820.42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ है दोस्तों? कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? महत्वपूर्ण है, देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी। देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी में फैला हुआ है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की अगर बात करेगा तो 1983। ध्यान देना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बात करते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर स्थापना की अगर बात करेगा तो 1989 स्थापना हुई थी 1989। और क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो 2390 यानी 2340 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2340 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? यह है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में, ध्यान देना है, उत्तरकाशी में है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद जो है ये थे दोस्तों इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बाकी मैंने जो है इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो तो मैंने करा ही रखे हैं आपको दोस्तों। और बिहार की थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो गोविंद वन्यजीव विहार, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 1955 में। 1955 में। और क्षेत्रफल की अगर बात करेगा गोविंद वन्यजीव विहार दोस्तों, क्षेत्रफल की अगर बात करेगा तो 485 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 485 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अस्कोट वन्यजीव विहार की अगर बात करेगा तो अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1986 में। 1986 में। और केदार वन्यजीव विहार की स्थापना की अगर बात करेगा तो जो है केदार वन्यजीव विहार की स्थापना है दोस्तों 1972 ईस्वी में। और कहाँ है दोस्तों? यह है चमोली
और रुद्रप्रयाग में, चमोली और रुद्रप्रयाग में कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? अगर आएगा क्वेश्चन तो 957 वर्ग किलोमीटर, 957 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है केदार वन्यजीव विहार दोस्तों। बाकी अस्कोट वन्यजीव विहार मैंने बता ही दिया आपको, स्थापना हुई थी 1986 में। और कहाँ स्थित है, क्वेश्चन बन सकता है अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ है? तो यह है पिथौरागढ़ में। कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में, ध्यान देना है। और कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है अस्कोट वन्यजीव विहार। और सोना नदी वन्यजीव विहार की अगर स्थापना की अगर बात करेगा तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। और कहाँ है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में, ध्यान देना है। 1987 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सोना नदी वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार। और कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 301 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है सोना नदी वन्यजीव विहार दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बिनसर वन्यजीव विहार की अगर बात करेगा तो बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1988 ईस्वी में। और कहाँ स्थित है बिनसर वन्यजीव विहार? यह है दोस्तों अल्मोड़ा में। कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में। स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है बिनसर वन्यजीव विहार दोस्तों। बाकी मसूरी वन्यजीव विहार की अगर बात करेगा तो स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 1993 में। कब हुई थी दोस्तों? 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार। और यह कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये क्वेश्चन आएगा तो 11 वर्ग किलोमीटर, 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और मसूरी वन्यजीव विहार कहाँ है, क्वेश्चन आएगा तो यह है देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। नंधौर वन्यजीव विहार की अगर बात करेगा तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2012 में। नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 2012 में, 12 में हुई थी। और कहाँ स्थित है नंधौर वन्यजीव विहार, क्वेश्चन आएगा तो ये कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में। नंधौर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है दोस्तों? नैनीताल में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये थे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों। ये जो है इस चैप्टर के सारे की पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों। और एक बार वन्यजीव विहार पर मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। गोविंद वन्यजीव विहार 1955 और उत्तरकाशी में स्थित है। केदार वन्यजीव विहार 1972 चमोली रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। अस्कोट वन्यजीव विहार 1986 और पिथौरागढ़ में है दोस्तों। सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 पौड़ी में है दोस्तों। बिनसर वन्यजीव विहार 1988 अल्मोड़ा में है। और मसूरी वन्यजीव विहार है दोस्तों देहरादून में। और नंधौर वन्यजीव विहार 2012 में स्थापित किया गया था, मैंने बताया आपको, और नैनीताल व चंपावत में है दोस्तों।